वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी आर्मी? बेहतरीन आगाज, बेहतरीन अंदाज, जबरदस्त जोश, जबरदस्त जुनून, वही जिद वही चाह, वही जिद वही चाह, वर्दी पाने की, अपने माँ बापों के सपनों को पूरा करने की, उसी जोश, उसी जुनून, उसी जज्बे के साथ में फुल फोकस क्लास में एक फौजी वाला फील कमेंट बॉक्स में जय हिंद के साथ प्रेजेंट लगा दें। आज का धमाकेदार सेशन, जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 और बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कल हमने बेसिक चीजें कवर कर ली थी। अब चीजें एडवांस पे जाएगी, अब चीजें अपना रंग दिखाएगी, अब चीजें इंपॉर्टेंस अपना रखने वाली है। तो बेहतरीन सवाल बनने वाले हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, इस बात के लिए आप तैयार हैं? चलिए, तो 10 बज चुके हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लास का टाइम हो चुका है। 10 बजे जैसे ही अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में 12 बजे आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा। 12 बजे आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और 4 बजे आपका मिक्स प्रैक्टिस होगा। और ये उम्मीद करता हूं ये टाइम टेबल आपके पास क्लियर होगा। आप तैयारी कर रहे होंगे फुल प्रूफ प्लान के साथ, तो ये सारी चीजें आपके पास मैनेज होगी, जहां तक मेरा मानना है, और उम्मीद करता हूं आप इस पे काम करेंगे। 10 बजे कॉन्सेप्ट, 12 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, 4 बजे आपका मिक्स प्रैक्टिस। ये जो क्लासेस हैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ के लिए भारत लाइव बैच, भारत लाइव बैच में आपको जुड़ना है। और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपका लाइव प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में। और अगर कोई लेक्चर आपका मिस भी हो जाता है वहां पे, तो वह लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन बेटा तैयारी पूरी सिलेक्शन वाले, कंटेंट पूरा सिलेक्शन वाला, यानी तैयारी कंप्लीट करनी है। आधी अधूरी तैयारी करके एक अपना इनटेक, एक वैकेंसी खराब नहीं करनी है। जो बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास, एक दिन का मिस भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नहीं जुड़े हैं बेटा, आज जुड़ जाना, जुड़ के चीजों को स्पीड अप करना, बेहतरीन लेवल, बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ में। ये एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए लाइव बैच है आपका, और ये नोट्स बैच। नोट्स बैच का मतलब है सेल्फ स्टडी, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और हर एक चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद में उसका सीपीपी और एसपीपी आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहां पर आपको मिलेगा, और उम्मीद करता हूं आप इसके लिए तैयार होंगे। रेगुलर जो वाईटी पे क्लास होती है, उसके सारे, ये जो क्लास हो रही है ना अभी वाली, इसका सारा कॉन्सेप्ट का नोट्स यहां पर आपको अवेलेबल होगा, जो कि आपका टाइम बचाएगा। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, आपको केवल याद करना है, आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे काम करना है। टाइम मैनेजमेंट का यही असली खेल है। तो नोट्स बैच को मिस मत करना, ये सेल्फ स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है। और ये बेटा प्रज्ञान लाइव बैच, एनडीए सीडीएस एपकेट वाले बच्चों के लिए लाइव बैच में आपको जुड़ना है, और ये आपका सेल्फ स्टडी के लिए इसका नोट्स बैच, जिसकी बात अपन आगे क्लास के लास्ट में आपको क्लियर कर देंगे। टॉपिक आज अपने स्टार्ट करें, लेकिन इससे पहले एक चीज क्लियर है। सीपीपी क्या है? जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को विद सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा अलग से। उसकी कोई क्लास नहीं होगी। उन क्वेश्चंस को सीपीपी, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर, जैसे डीपीपी होता है ना, वैसे चैप्टर प्रैक्टिस पेपर, वो क्वेश्चंस आपको वहां पे अलग से दिए जाएंगे। ये क्वेश्चंस का एक बड़ा कलेक्शन होता है, जो एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक बार सारे बच्चे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के फुल सपोर्ट के साथ में एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, और उम्मीद करता हूं इस सपोर्ट में कोई कमी आपकी नहीं आएगी। कभी आपने भरोसा नहीं तोड़ा है। शेयर करना, एक शेयर केवल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, स्टेटस पे, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक शेयर ईमानदारी के साथ में करें। ये नहीं कि उसने कर दिया होगा, इसने कर दिया होगा, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। हर एक बच्चे का सपोर्ट आना चाहिए निकल के, और उस पर काम होना चाहिए।
आज का सबसे पहला टॉपिक है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का क्वांटीकरण। अब बच्चा ये सोचेगा, ये टिपिकल वर्ड एक बच्चे के सामने आ रहा है कि यह क्वांटाइजेशन क्या है। मैं इसको एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, और एक सवाल तो मैंने कल इसका करा भी दिया था आपको, अगर याद हो तो। बेटा एक बॉडी कोई इधर है और दूसरा बॉडी कोई इधर है, आप मुझे बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो सकता है? क्या एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है? मान लो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? n हो सकता है। कमेंट में रेस्पॉन्स करेंगे मुझे। अब मुझे पूरा फोकस आपका क्लास में चाहिए, जब सवाल करूं तो उसका जवाब कमेंट में देंगे। कोई कन्वर्सेशन नहीं चाहिए, बातचीत नहीं चाहिए बेटा, बी सीरियस, सच बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में बातचीत का मतलब है आप क्लास में बैठे और वहां पे बातचीत कर रहे हैं। प्लीज पूरा फोकस, जब पूछूं तो जवाब दीजिएगा। यानी इस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन का? n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन का? n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपका हो सकता है। और ये n इलेक्ट्रॉन का मतलब कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जब यहां से यहां चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वह चार्ज का ट्रांसफर होगा Q बराबर n E। E मतलब इलेक्ट्रॉन, n का मतलब कितना। जैसे n का वैल्यू अगर 1 हुआ तो E, n का वैल्यू 2 हुआ तो 2E, n का वैल्यू 3 हुआ 3E, n का वैल्यू 4 हुआ 4E, 5 हुआ 5E, ऐसे आते 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 क्या हो जाएगा बेटा? Ne। ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। आप मुझे ये बताओ कि ये बॉडी क्या कहता है कि मुझे तो आधा इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, उधार देगा क्या? कमेंट में रिप्लाई करो, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप इलेक्ट्रॉन के टुकड़े करके ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं। कम से कम, मिनिमम से मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद में 2 करो, 3 करो, 1000 करो, 5000 करो, 5 लाख करो, लेकिन कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन के टुकड़े नहीं कर सकते, और इसका मतलब है बेटा Q बराबर Ne। और यहां पे मैं प्लस और माइनस और लगा देता हूं। अब बच्चे मेरे से सवाल करेंगे, सर ये प्लस माइनस का क्या लफड़ा है? न्यूमेरिकल में बच्चे को मैं फंसाऊंगा। अभी क्लियर कर देता हूं, अगर समझ रहे हो तो न्यूमेरिकल में नहीं फंसोगी। अगर किसी बॉडी को आपने इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके लिए चिन्ह किसका आएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर आपने किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो उसके लिए क्या आएगा? प्लस। अब बच्चे ने मेरे से सवाल किया, सर ये तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या सवाल बन सकता है यहां से? तो मैं ये सवाल पूछूंगा आपको, जो एग्जाम में बनेगा वो बनेगा Q बराबर Ne से, यहां से आपको n पूछ लेगा, Q दे देगा, E आपको पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको लिख रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। क्या ये आपको ऑलरेडी याद है, या कोई ऐसा बिल्कुल भोला बच्चा जिसको अभी भी याद नहीं है? बेटा एक बार रिकॉल करना मेरे साथ। इलेक्ट्रॉन E का जो मिनिमम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 19 कूलम। क्लियर है बेटा? ओके ओके। ये n बराबर Q बटा E, यहां से n आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, कभी आपको चार्ज पूछ लेगा, कभी n पूछ लेगा। अब मैं यहां से पेपर का एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, और वो क्वेश्चन है कि Q बराबर अगर 1 कूलम, Q बराबर 1 कूलम हो तो बताओ n कितना होगा?
तो उस कंडीशन में यहां पे Q का वैल्यू 1 कूलाम और E का वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 रख के सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूं 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, एक सवाल का जवाब दूंगा। 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कई बार बुक में आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा और पता है वो क्या होगा, मैं बताता हूं। ये वाला, घबराना मत कि सर आपने तो कुछ और बताया था। लगभग में आंसर दे दिया है 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। मेरा पहला सवाल और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन। पेपर का क्वेश्चन आपका, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन या 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? याद होगा ये सवाल? ठीक है, याद होगा ये सवाल बेटा? याद होगा ये सवाल? पहला क्वेश्चन क्लियर है? एग्रीमेंट कमेंट में बैक टू बैक फायर के साथ में आ जाए। जोश प्रॉपर आपका रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो क्लास में कंटेंट लेके आता हूं, पेपर में जो सवाल है उनको लिंक करके दूंगा आपको। यानी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यही क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। चीजों को आराम से क्लियर करते हुए आगे जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ओके ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाता है कूलाम का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। क्या है कूलाम्स लॉ? कूलाम ने कहा, वैज्ञानिक ने, कि दो आवेश हैं। एक आवेश आपका Q है, दूसरा आवेश आपका Q है। अगर आप इसको नाम Q1 Q2 दे देते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इन आवेशों पे बल लगेगा। और इन आवेशों पे बल दो तरीके का लगेगा। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा। दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ मुक्कालात चलेगा, इनमें रिपल्सन होगा। लेकिन अगर वही फोर्स, वही चार्ज एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो दोनों के बीच में वही फोर्स अट्रैक्शन के लिए लगेगा। F दोनों को एक दूसरे को पास लाने की कोशिश करेगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट होके नजदीक में आने का कोशिश करेंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, और ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। लेकिन कूलाम से फिर ये पूछा गया कि भाई बल तो लगेगा, लाइक चार्ज है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। करेक्ट? अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बोला जी हाँ। लेकिन इन पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? और वहीं से तगड़े तगड़े क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए बन गए। तो कूलाम ने सबसे पहले कहा कि इन पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों आवेशों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनली और इनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को मिला दिया तो ये हो गया Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और एक प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए K एक कांस्टेंट रख दिया। और ये बात आपको पता होनी चाहिए K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणा 10 की घात 9। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका रेडी हो गया कूलाम्स लॉ से, यानी कूलाम के नियम से। 9 गुणा 10 की घात 9, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। जरूरत पड़ी तो लिखेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट वैल्यू 9 × 10⁻⁹। एक बार याद करो बेटा, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अपन न्यूमेरिकल नहीं बढ़ा पाएंगे, प्लीज याद कर लें, प्लीज याद कर लें। K F बराबर K आपका K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, R दोनों के बीच की दूरी है और Q1 Q2 दोनों का चार्ज है। K का यहाँ पे वैल्यू मैंने लिख दिया है 9 गुणा 10 की घात 9। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम के लिए है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यहां पर आपका दिया गया, अभी बात करेंगे इसके भी। अगर सर ये मीडियम होता
तो क्या होता। तो बेटा देखो मैं यहां पर दो चीज आपकी लिखूंगा, आगे स्लाइड है। यहां पे इसको इतना क्लियर कर लिया, एक बार इसको इतना क्लियर कर लिया। यहां पर मैं एप्सिलॉन नोट का, थोड़ी मेरी जगह है, इसका यूज कर लेता हूं। अगर मैं एप्सिलॉन नोट को, अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां लिखता हूं, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहां लिखता हूं बेटा, क्योंकि मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि मैं एप्सिलॉन नोट की जो इंपॉर्टेंस है पेपर में वो आपको मैं दिखा पाऊं और आपको रिकॉल करवाऊं कि बेटा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन था भी यूनिट एंड डायमेंशन से एप्सिलॉन नोट के। के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो बेटा एप्सिलॉन नोट का आप मुझे यूनिट बना के बताएंगे, भाग लगा दो 1/4 पाई, और ये आपका Q1 Q2 और बटा R स्क्वायर, F का इधर भाग लग गया। बेटा ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो कोई मात्रक नहीं आएगा। तो बेटा Q1 Q2 यानी कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, बटा F क्या है, बल न्यूटन, और R क्या है, मीटर स्क्वायर। क्या ये चीज आपको क्लियर है बेटा? ये पेपर का क्वेश्चन है। मैं डायमेंशन की बात तो अभी आगे करूंगा, लेकिन मुझे इसका ये बताओ, यूनिट सभी बच्चों को क्लियर है क्या? ये इसका यूनिट है, ये इसका मात्रक है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नोट का यूनिट है। मैं अगली स्लाइड में लिख देता हूं, पेपर का क्वेश्चन है भाई, डिट्टो छाप देना। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मात्रक है, यूनिट है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसका डायमेंशन बनाता हूं तो कूलाम स्क्वायर यानी Q बराबर क्या होता है, IT। तो यहां पे I का मतलब A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर T यानी T का स्क्वायर, T की पावर 2। न्यूटन बल की विमा मुझे डायरेक्ट याद है, M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर यानी L2। मैं इसको सोल्व करूंगा, M ऊपर आएगा। मेरे से पहले कितने बच्चे लिखेंगे मैं देखना चाहूंगा। M ऊपर आके माइनस का, L1 और L2, L3 ऊपर आके माइनस का, T ऊपर आके माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 ऊपर आके प्लस का 2 और प्लस का 2 यानी प्लस का 4, और ये आपका क्या हो गया, A2। ये आपका A2 ऑलरेडी ऊपर दिया गया था। एक बार क्लियर करके बताओ, M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर प्लस का 4, E की पावर प्लस का 2। क्या ये डायमेंशन -13 प्लस का 42, ये पेपर के लिए जहर क्वेश्चन आपका रेडी है। ये पेपर के लिए जहर क्वेश्चन रेडी। और जो बच्चा कमेंट कर रहा है, सच बता रहा हूं, है आग सीने में, क्योंकि कमेंट करने से एक चीज तो मैं मानता हूं कि बच्चा अपने आप को कनेक्ट करके रखा है। बच्चे को लगता है कि मैं क्लास में ही हूं। बच्चा, जो अदर विचार बच्चे के दिमाग में आते हैं, जो डाइवर्ट करते हैं, वो बच्चे के दिमाग में नहीं होंगे अगर बच्चा कनेक्ट करके क्लास में बैठा है। तो -13 प्लस का 42, यूनिट और डायमेंशन दोनों क्लियर है। लेकिन अगर मैं मीडियम की बात करता हूं, अगर मैं माध्यम की बात करता हूं, तो F, देखो पहले वैक्यूम के लिए ले लेते हैं, वैक्यूम के लिए ले लेते हैं FO, निर्वात के लिए। ये वैसे वैक्यूम के लिए F ही ले लो आपने जो अभी लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बेटा Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अगर बेटा मीडियम की बात करते हैं, मीडियम यानी माध्यम, मतलब दोनों आवेशों के बीच में कोई मीडियम रख दें। जैसे बेटा देखो मैं कैसे बताऊं, यहां पे बता देता हूं। एक चार्ज आपका Q1, दूसरा चार्ज आपका Q2, और बीच में आपने कोई मीडियम रख दिया। ये बेटा मीडियम बन गया आपका, ये आपका मीडियम बन गया, माध्यम बन गया। तो उससे देखो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह इसमें एप्सिलॉन आएगा बेटा। ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये माध्यम की विद्युतशीलता है। बाकी चीजें चेंज आपकी नहीं होगी, बाकी चीजें आपकी चेंज नहीं होगी। और यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं बेटा, सही से बताना, दिल पे हाथ रख के। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड होता है आपका FM, फर्स्ट होता है आपका F, और इसमें देखो मैं इसको लिखूंगा, मैं काट दूं क्या, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आपका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसमें भाग लगाएंगे F का, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर गया, उलट के R स्क्वायर भी ऊपर गया, और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, Q1 Q2। सर इनको डायरेक्ट ही काट देते, लेकिन मैंने कहा कुछ भोले बच्चे हैं मेरे जैसे, उनका नहीं बैठता है, कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। देखो बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग, में डायरेक्ट लिखता तो शायद कोई बच्चा बुरा मान जाता। FM यानी मीडियम में फोर्स, वैक्यूम में फोर्स बराबर, ऊपर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नोट, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन।
एप्सिलॉन एफ एम बटा एफ बराबर एप्सिलॉन नोट बटा एप्सिलॉन। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर अपन इसको रिलेट करते हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, एक नया स्लाइड में यहां पर आपका ले लेता हूं, यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक नया स्लाइड में ऐड कर देता हूं, ठीक है, नोट पॉइंट डाल के। और वो नोट पॉइंट डाल के क्या लिखने वाला हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, क्या कि एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन आर। इस परिवार में 3 सदस्य, 2 लड़कियां, एक उनकी मम्मा। ये मीडियम के लिए विद्युतशीलता, ये वैक्यूम के लिए, और ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कई जगह बेटा परावैद्युतांक के भी लिखेंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको, के भी लिखा हुआ मिलेगा कई बार। तो देखो बेटा, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख के इसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल में। ये रिलेशन सर हमें जरूरत पड़ेगी, मैं जब क्वेश्चन इसका आपके लिए लेके आऊंगा तब आपको यह चीज क्लियर होगी, तब आपको यह बात समझ में आएगी। और इस पॉइंट को एग्री करना है आपको, इस पॉइंट को एग्री करना है, इस पॉइंट को क्लियर आपको करना है। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट बराबर एप्सिलॉन आर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अब यहां से अगर मैं क्लियर करूं आपको, देखो यहां से अगर मैं क्लियर करूं इस पॉइंट को, तो मैं मुद्दे पे जो आ रहा हूं, पेपर के जो सवाल में लेके आ रहा हूं, वो सवाल आपका क्या है कि एफ एम बराबर एफ बटा एप्सिलॉन आर, या मैं तो इस मुद्दे पे बात करूंगा, बाकी भाड़ में जाए दुनिया के आपका परावैद्युतांक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उन दोनों आवेशों के बीच में आपने रखा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वो परावैद्युतांक है मैं जिसकी बात करने वाला हूं। सर पेपर का क्वेश्चन ये रहा, ये दोनों पेपर के क्वेश्चन है। अगर वैक्यूम में बल इतना लग रहा है तो बताओ माध्यम में कितना लगेगा। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यदि K बराबर 2 वाले माध्यम में, मीडियम में कितना बल लगेगा। अब आप मुझे बताओ, बड़ा सिंपल सवाल हुआ ना, एफ एम बराबर एफ बटा के, तो एफ और के का वैल्यू कितना है 2। अगर मान लो एफ निर्वात में 5 न्यूटन था, 10 न्यूटन था, उसको रखा, 2 का भाग लगाया, आगे सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर में बनेगा और ये प्रैक्टिस में क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं, क्या तुम्हारा क्लियर है। 8.854 10 की घात -12 बच्चा एप्सिलॉन नोट का वैल्यू लिख रहा है, इसका डाउट भी मैं यहां क्लियर कर देता हूं। एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू अगर जरूरत पड़े, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अलग से, लेकिन 8.854 गुणा 10 की घात -12 एप्सिलॉन नोट उधर जाएगा, एप्सिलॉन नोट उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी है इसका, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हर कोई बच्चा इतना दिमाग पे जोर ना डाले, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन मैंने इस स्लाइड में जो चीजें आपको सिखाई है, क्या ये चीजें क्लियर है बेटा? क्या यूनिट क्लियर है? पहले तो देखो कूलम का फॉर्मूला क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से रिप्लाई करो, फास्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स करना। मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, तुम तैयार हो जाओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी करो। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्लियर है, एक न्यूमेरिकल बनाएंगे यहां से, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका यूनिट और डायमेंशन, एक क्वेश्चन बनाएंगे पक्का वाला, माध्यम वाला क्वेश्चन। तो माध्यम का मैंने एक फॉर्मेट बनाया और इस पे दिमाग पे जोर मत डालें, तो समझाने के लिए था। असली मुद्दा ये आप भूल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है मुझे, लेकिन ये मत भूल जाना। एक तो ये रिलेशन और एक ये, यहां से बनेगा चेयर क्वेश्चन आपका बढ़िया वाला, परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। और उसको लेकर मैंने आगे एक लाइन भी लिखी है, मैं उस पर बात करूंगा अभी। मैं आगे पॉइंट लेके आया हूं, लेकिन मैंने यहीं पे मौका लगा दिया है, मौके पे चौका। कूलम के नियम का सदिश निरूपण, पेपर का क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन। क्योंकि बेटा 1-2 एग्जाम तो आपका हुआ नहीं है, इतने सारे शिफ्ट होते हैं, इतने सारे एग्जाम होते हैं, एनडीए के इतने सारे एग्जाम आपके आ रहे हैं, साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, सीडीएस का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। बेटा क्या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? भाई 2 आवेशों के बीच में बल लग रहा है, कूलम का बल, कूलम फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इन पे दिशा आनी चाहिए, तो उसकी दिशा क्या होगी? देखो बेटा,
अगर एक चार्ज आपका, चलो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव से समझाता हूं, अगर ये चार्ज आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो परिमाण में बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा। इस बात को आप समझेंगे, मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, क्योंकि यहां से तुम रट्टा मार लोगे तो काम चलेगा नहीं। ये प्लस और ये माइनस, बेटा इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। लेकिन एक बात अगर मैं कहूं कि ये जो फोर्स लगता है F, इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, परिमाण मैग्नीट्यूड सेम और दिशा डायरेक्शन अपोजिट, दिशा विपरीत। मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, डायरेक्शन आपका अपोजिट होगा। दोनों देखो F और F लिखा है, F और F लिखा है, इसकी भी दिशा विपरीत है, पास में आ रहा है तो भी विपरीत है, दूर जा रहा है तब भी विपरीत है। क्या ये सवाल आप क्लियर करके देंगे? एक पेपर का क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूं एग्जाम का। ये आवेश है 5 कूलाम और ये आवेश है 3 कूलाम। 5 कूलाम आवेश 3 कूलाम वाले आवेश पे 5 न्यूटन का बल लगाता है, तो बताओ 3 कूलाम 5 कूलाम आवेश पे कितना बल लगाएगा? F1 है और ये F2 है। रिप्लाई कर दो, बस इसी तरीके का सवाल बनेगा इस पैटर्न से, और कोई नहीं। फिर मैं डायरेक्शन पे जाऊंगा, आपका वेक्टर फॉर्म पे जाऊंगा। पहले मुझे बता दो ये 5 कूलाम है, ये 3 कूलाम है। आवेश अलग अलग हो सकते हैं। इसने इस पे बल लगाया 5 न्यूटन का, तो बताओ इसने इस पे कितना लगाना है, इसने इस पे कितना लगाना है। फिर वो कर दी ना बात -5 वाली। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं बतानी मेरे भाई। मैंने आपको कहा परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। मैंने आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, आप कहेंगे जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, यानी F2 भी आपका कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। क्लियर है क्या? F न्यूटन कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। क्लियर है क्या बेटा? सेम। एक बच्चा कह रहा है 3 न्यूटन, एक बच्चा इनका अंतर निकाल के बता रहा है 2 न्यूटन। हद है यार। मैं यहां पे जब कह रहा हूं कि दोनों जो चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड का बल लगाएंगे, अरे जो बल होता है वो आवेश पे डिपेंड नहीं करता। अब आप कहोगे सर डिपेंड कैसे नहीं करता? करता है ना, देखो कर तो रहा है। झूठे गुरुजी, झूठ बोल रहे हो, डिपेंड कर तो रहा है। तो फिर मैंने बच्चे से कहा मेरे भाई इसे डिपेंड करना नहीं बोलते। अरे ये 5 कूलाम है और ये 3 कूलाम है, तो गुणा कर। अगर मल्टीप्लाई में लेते हैं तो 5 × 15 कूलाम। ये इस पे लगाएगा तब भी तो 15 आएगा, और जब ये इस पे लगाएगा तब भी तो गुणा 15 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? जब इसने इस पे बल लगाया तब भी 5 × 15 हुआ, और जब इसने इस पे लगाया तब भी तो 5 × 15 ही कूलाम हुआ। तो फोर्स थोड़ी चेंज होगा, नहीं। तो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था। अब आप मुझे बताओ सदिश के ये जो कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है? तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। और देखो बेटा F बराबर, अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा Q1 Q2 बटा R²। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, देखो ये आवेश है Q1 और एक आवेश है आपका Q2। ये इस पे बल लगा रहा है, ये इस पे बल लगा रहा है। ये बल मान लो F1 है और ये बल मान लो F2 है। अब सर आपने बराबर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अब मैं दिशा की बात करूंगा। इस पे जो बल लग रहा है वो लग रहा है बराबर K Q1 Q2। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या, F1 बराबर F2? हाँ ऐसे लिख सकता हूं। ये सही है, ये सही है। लेकिन अब देखना, मैं यही चीज मुझे बड़े प्यार से सिखाने में मजा आता है, लेकिन अब ये गलत हो जाएगा। अभी मैं इसको गलत बोलूंगा, F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि इस यहां पे केवल मैग्नीट्यूड था, यहां पे केवल आपका मैग्नीट्यूड था। यहां पे मेरे भाई वेक्टर लगा दिया है, डायरेक्शन आएगी, और डायरेक्शन आएगी तो मेरे भाई हेलो, डायरेक्शन के लिए चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन लगाओगे तो चिन्ह माइनस लगा के क्या कहोगे, डायरेक्शन अपोजिट है।
और अगर आप इसका एक फॉर्मूला लिखना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में, तो एफ वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर और आर केप। कोई पूछे आर केप क्या है बेटा, तो इसे बोलते हैं एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। बताओ एक बार सारे बच्चे, जबरदस्त एग्रीमेंट कमेंट बॉक्स में, क्लियर है क्या? बेहतरीन सवाल है, टॉप लेवल का। ये वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन आपका यहां से रेडी हो गया है और ये सवाल पेपर में है, लेकिन अब ये सही हो गया तो अभी क्रॉस चिन्ह यहां से हटा देते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आग वाला इमोजी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो फटाफट से, क्योंकि बेटा ये कनेक्टिविटी एनर्जी मुझे बना के रखेगी क्लास में और आपको भी, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो तो कनेक्टिविटी क्लास में होनी चाहिए, अदरवाइज टाइम पास करने का कोई फायदा नहीं है। फोर्स इन मीडियम फॉर्मूला, जो मीडियम फॉर्मूला है उसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा था एफ एम बराबर एफ बटा के आपका क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। और यहां से पेपर में क्वेश्चन आया है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा। एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाले बच्चे खुद से स्क्रीनशॉट लेंगे पेपर में, और एनडीए सीडीएस का पेपर हमारे हाथ में होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हम लगा देंगे। आप बाद में पेपर के अगले दिन देख लेना, क्लियर कट मैसेज है सब। अब आ जाते हैं आगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका, जरा इस पे गौर फरमाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यहां पे एक लाइन मैंने लिखी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आपने दोनों चार्ज के बीच में रखा था ना, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर एक चार्ज है बेटा Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और आपने बीच में क्या रख दिया बेटा, आपने बीच में रख दिया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये वाला, यानी मीडियम रख दिया आपने, माध्यम रख दिया। अगर ये मीडियम अगर मेटल है, अगर ये मीडियम अगर मेटल है, धातु है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू के मेटल के लिए है, अगर के मेटल के लिए है तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा। चलो पेपर का क्वेश्चन बना देता हूं एक फटाफट। दो चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2, और दोनों के बीच में मैंने एक मेटल भर दिया है, मेटल धातु। तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में पूछ रहा हूं, पेपर में प्रैक्टिस में मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इसका जबरदस्त लैंग्वेज के साथ में। बताओ कितना फोर्स लगेगा। तो आप कहेंगे मीडियम में लगने वाला फोर्स एफ एम बराबर एफ बटा के। आपने दोनों के बीच में मेटल भर दिए, धातु भर दी है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा इनफाइनाइट। तो एफ बटा इनफाइनाइट, बट्टे में जब इनफाइनाइट आता है तो वैल्यू हो जाती है 0। और ये है बेटा जहर क्वेश्चन आपका, टॉप लेवल का क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन। एफ एम बराबर एफ बटा के, एफ आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मेटल के लिए, धातु के लिए 0। धातुओं के लिए परावैद्युतांक इनफाइनाइट होता है। अगर दो चार्ज के बीच में धातु रख देंगे तो उनके बीच में बल नहीं लगेगा। अब आप प्रैक्टिकल सोचो कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरे पास 2 बोतल है, थोड़ा सा इनको दिखाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली ऊपर कर लेते हैं, इनकी हाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच में मुझे एक मेटल रखनी है ना, मुझे एक मेटल रखनी है, और वो बॉक्स मैंने ले लिया है मेटल का, ठीक है, ये बॉक्स मैंने ले लिया है। और अभी इनके बीच में बल लग रहा है। अब मैंने क्या किया, अभी इनके बीच में बल लग रहा है क्योंकि बीच की दूरी R है, मैंने इसके बीच में एक मेटल रख दिया, ये लो। और जैसे ही मैंने इनके बीच में मेटल रखा, क्या हुआ, ये दोनों चार्ज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए। इनकी डायरेक्ट लेन देन स्टार्ट हो गई। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे? नहीं, ये तो डायरेक्ट ही एक दूसरे के साथ, मेटल है भाई, धातु है, तो इसने कनेक्ट कर दिया इसको डायरेक्ट। तो अब उस पे फोर्स कहां लगाएंगे और क्यों लगाएंगे? मतलब अगर दोनों के बीच में मेटल यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट धातु आपने रख दी तो उसका जो मीडियम में लगने वाला फोर्स है वो 0 हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। R3 कब होता है, R3 कब होता है? देखो बेटा, R3 करने के लिए आप शायद बड़ी डिटेल में जा रहे हो,
R3 में इस कॉन्सेप्ट से आपको समझा सकता हूं। R3 को मैं यहां पे लिख सकता हूं अगर आपको लगता है कि सर हमें R3 वाला कॉन्सेप्ट भी बताओ, मुझे नहीं लगता कि उसको जरूरत है। ये आपका हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R केप आ जाता है। यहां पे मैं साइड में एक चीज लिखता हूं, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इकाई सदिश। अगर उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगाएं, ये R वेक्टर एक सदिश है, उसमें उसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का भाग लगाया तो उसका यूनिट वेक्टर आ गया। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो बताइए वेक्टर फॉर्म में फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और अगर मैं इस R केप का वैल्यू R वेक्टर बटा R लिखूंगा, R वेक्टर बटा R लिखूंगा तो यहां पे R स्क्वायर और R क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका R क्यूब हो जाएगा। यानी यहां पे अगर वेक्टर है तो यहां पे क्यूब आएगा। बट मैंने इसको कंफ्यूज करने के लिए अवॉइड किया था कि आप केवल R केप याद रखें। अगर R केप की जगह अगर R वेक्टर लगाते हो, R केप है तो स्क्वायर आएगा, लेकिन R वेक्टर लगाया तो क्यूब आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला यहां से बनता है। ये इसका मेकअप है, ये इसका मेकअप यहां पर आपको दिया गया है। कूलम्ब्स लॉ का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक बार जबरदस्त जोश के साथ में, ठीक है, एक बार जबरदस्त जोश के साथ में क्लियर कर दें। सिंपल है, क्लियर है? ओके ओके, चलो अब आता है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज देने की विधि और चार्ज लेने की विधि। मैं आपसे 50 रुपए उधार लेना चाहता हूं तो उधार लेने के कई तरीके होंगे। भैया डाक के द्वारा भेज दो, किसी को देके ट्रेन से भेज दो, किसी को देके हवाई जहाज से भेज दो, किसी को देके घोड़े पे बिठा के भेज दो, उसको भाई साहब ले चलो देख के आना है, कोई पैदल लेके भेज दो, है किसी को मोटरसाइकिल पे लेके भेज दो, फोन पे कर दो, है अकाउंट में भेज दो, कई तरीके हैं। तो यहां पे भी चार्ज को लेने के और चार्ज को देने के कई सारे मेथड हैं, और जितने सारे मेथड हैं उनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको फील करना है। थ्योरी का पार्ट है, किसका? थ्योरी का। एनडीए सीडीएस एयरफोर्स में थ्योरी पे जो मेकअप होता है वो गजब होता है। आईसीजी नेवी में डायरेक्ट पूछता है, न्यूमेरिकल थोड़ा घुमाता है इनमें, और एयरफोर्स एनडीए सीडीएस में लैंग्वेज का मेकअप करता है। प्लीज फोकस करना, गजब लैंग्वेज बनेगी। जो मेथड ऑफ चार्जिंग है उसमें एक पहला मेथड है आपका, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ क्या कराना? रगड़ देना, घर्षण करा देना। एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ फ्रिक्शन में, घर्षण में जब कांटेक्ट होगा तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से चार्ज पहली बॉडी में। अब किससे किस में जाएगा उसकी बात अभी आगे करेंगे, लेकिन पहली चीज। दूसरा आपका हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा। कंडक्शन ही होता, चार्ज फ्लो करके जाता है और फिर उसको चार्ज कर देता है। कंडक्शन चालन के द्वारा, चालन के द्वारा कंडक्शन, चालन। यहां पे आपका है घर्षण फ्रिक्शन, यह आपका कंडक्शन यानी चालन, और यह है आपका इंडक्शन। ओए होए होए, इंडक्शन यानी ओहो मोटिवेट होना। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको 30-40 सेकंड की। एक बच्चे से मेरी बात हुई, शायद मैंने हो सकता बता भी दी एनडीए वाले बच्चों को, तो अभी वर्ल्ड कप से पहले, मतलब 4-5 दिन पहले, वर्ल्ड कप 19 का था शायद, 14-15 के आसपास, एक बच्चे का फोन आता, बोला हाँ सर। मैंने कहा हाँ सर मेरा एक इंटरेस्ट है। मैंने कहा क्या? सर मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, बहुत तगड़ा वाला। तो क्या मैं एनडीए की तैयारी करूं या मैं क्रिकेट की तैयारी करूं, मतलब क्रिकेट में अपने आप को तैयार करूं? तो मैंने कहा बेटा आपको अगर फैमिली को सपोर्ट अभी जल्दी करना है, जल्दी अगर आपको जॉब की जरूरत है, अगर आपके पापा जरूरत नहीं है आपको सपोर्ट की, वो अच्छा अपना घर परिवार चला रहे हैं, देन आप आराम से मस्ती करिए, खेलिए, तैयारी करिए, सीखिए क्रिकेट। टाइम लगेगा 8-10 साल आपको मेन टीम में आने में, 8-10 साल, 5 साल का टाइम आपको लगेगा। और कोई बच्चा ये सोचे कि मैं 18 साल का होके फिर क्रिकेट खेलना सीखूं, तो फिर उसको कब एंट्री मिलेगी वो आप समझ रहे हो। जो बच्चा 10 साल से तैयारी करता है वो 18-20 साल तक आके मेन टीम में आता है। तो मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप एनडीए में सेलेक्ट हो जाओ, फिर स्पोर्ट्स कोटा से जाके खेल लेना, क्या दिक्कत है, अपने आप को अपडेट कर लेना। बोला सर ठीक है, मैं तैयारी पे फोकस करता हूँ। फिर अगले दिन 4-5 दिन बाद में इंडिया वर्ल्ड कप खेला और शायद अपना दिन अच्छा नहीं था,
टीम ने बहुत मेहनत करी लेकिन रिजल्ट में नहीं बदल पाया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर देख लेंगे। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। उसके अगले दिन बच्चे का कॉल आता है, बोला सर कल मेरा वर्ल्ड कप देखने के बाद तो मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं तो अब इंडिया के लिए खेलूं। फिर मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार आप बंद कमरे में बैठ के ज्ञान दे रहे हो कि तुमसे वर्ल्ड कप हार गया, मैं वर्ल्ड कप जिताऊंगा आप हैं। और अभी ये नहीं पता अपने को, हाँ क्योंकि एक गली में 2 शॉट अच्छे खेल लेना और फिर मैं वर्ल्ड कप जिता दूं, ये सपने देखना थोड़ा सा गलत हो जाता है। बात समझ रहे हो? 2-4 शॉट अच्छे खेल लिए है ना, 2-4 साल बढ़िया आपने खेला, अच्छी बात है, लेकिन वर्ल्ड कप में जो टीम खेलती है उसको चले जाओ। और सर मैं वर्ल्ड कप के लिए खेलना चाहता हूँ, टीम के लिए खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार बढ़िया है, मतलब गजब का मोटिवेशन है यार तेरा तो, है इंडक्शन गजब का है तेरे अंदर तो भाई। वर्ल्ड कप में टीम को हारते देख के बच्चा कहता है कमरे में बैठ के कि अब तो मैं ही खेलने वाला हूं और मैं ही जिताने वाला हूं। ये इंडक्शन प्रेरणा। बेटा सपने देखना बहुत आसान है मेरे भाई, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए बाबू दिन कब रात कब पता नहीं चलता है। सर ऊपर से हवाई जहाज जाता देख के मेरे तो मन में आ गया कि अब तो उड़ाऊंगा तो हवाई जहाज ही, बनूंगा तो पायलट ही। बिल्कुल अच्छी बात है, इंडक्शन हुआ, प्रेरण हुआ, लेकिन मेरे भाई उस हवाई जहाज में बैठने तक, उसको उड़ाने तक, पायलट बनने तक का जो सफर है ना, उसको तय करने में दिन और रात का पता नहीं चलता है। हकीकत यह है, तो तुझे उस मोटिवेशन पे काम करना चाहिए। बात समझ में आए कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उस पे काम करना चाहिए। इंडक्शन यानी प्रेरण, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ऊपर से जाती हवाई जहाज को देखा, टीम को खेलते देखा और खुद को वर्ल्ड कप जिताने की बात कर ली, कोई कांटेक्ट नहीं। इंडक्शन प्रेरण, इसमें डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ये कंडक्शन है और ये आपका फ्रिक्शन है, इसमें कांटेक्ट आपका होता है। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। अब इन पॉइंट को 1 बाय 1 क्लियर करते हैं, 1 2 3। सबसे पहला पॉइंट बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। और यहां से क्वेश्चन बड़े गजब बनते हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इनके मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण ये वस्तुएं आवेशित हो जाती है। एक से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में गए, पहले वाली पॉजिटिव और दूसरी वाली उतना ही नेगेटिव। दोनों वस्तुओं पे बराबर और विपरीत यानी सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर ट्रांसफर हो जाता है चार्ज का। अब आप कहोगे सर किस में से चार्ज निकलेगा, किस में जाएगा? बेटा ये डिसाइड करेगी वो बॉडी, वो वस्तु। सर कैसे? मैं बताता हूं। ये बेटा ये जो रोड है ना, मान लिया आपने चेक किया मशीन लगा के, तो मैंने पाया कि इस पे चार्ज ज्यादा है और ये जो मेरा कपड़ा है इस पे चार्ज कम है। तो जब मैंने कपड़े को इससे कांटेक्ट लिया तो कपड़े ने क्या कहा, अरे भाई गरीब आदमी समझ के 2-4 इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, तेरे पास तो यार खजाना पड़ा है। ये कपड़ा इसको कह रहा है कि भाई तेरे पास तो खजाना पड़ा है यार, 2-4 इलेक्ट्रॉन दे दे, गरीब आदमी है भाई सब, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये इलेक्ट्रॉन पाके कपड़े को क्या कहता है ये कि बेटा देख ले नेगेटिव हो गया और ले इलेक्ट्रॉन उधार। ये कपड़ा हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। अभी एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर किसी ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ पे, रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाए तो छड़ धनात्मक और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक, यानी इलेक्ट्रॉन उस छड़ से निकल के उस रेशम के कपड़े पे चली गई इलेक्ट्रॉन, तो छड़ पॉजिटिव और रेशम का कपड़ा नेगेटिव हो गया। क्या ये एग्जांपल याद रहेगा? क्लियर करो, डायरेक्ट लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छड़ के द्रव्यमान में कमी। अब ये बात मत बताना सर ये कैसे हो गया, छड़ के द्रव्यमान में कमी क्यों? क्योंकि छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी यानी मास की कमी, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये आपका नेगेटिव हो गया। और ये जो द्रव्यमान की कमी है वो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन की में वृद्धि होगी उसके बराबर है, पहली चीज। दूसरा देखो, जैसे ग्लास रोड होता है, जैसे कांच की छड़ होती है, वैसे ही एक एबोनाइट की रोड होती है, एक एबोनाइट की छड़ होती है, पदार्थ मटेरियल है। तो अगर एबोनाइट की रोड को अगर ऊन से रगड़ा जाए, अगर वूल से कनेक्ट किया जाए,
तो छड़ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपकी रुई है, वूल है, और इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए तो छड़ नेगेटिव हो गया और वूल यानी आपका ऊन पॉजिटिव हो गया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन ऊन से निकल के रोड में जाएगा? ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप कहोगे सर बताओ इस बोतल और पेन में क्या होगा? भाई मुझे नहीं पता, वो तो प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज इसके पास ज्यादा है या इसके पास ज्यादा है, वो मैं नहीं कह सकता। तो ये डिसाइडेड प्रैक्टिकल है, ये बदलेंगे नहीं आंसर इनके। और ये लैंग्वेज के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं बेटा? क्या आप तैयार हैं इस बात से? दोनों कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, बादल आपस में रगड़ते हैं, घर्षण के द्वारा आवेशित होते हैं। बादलों के बीच में ऊपर मुक्कालात चलती है, बादल करते हैं, और फिर भाई साहब वहां पे लाइटिंग होती है गजब वाली, आंखें चुंदी आ जाती है, और भाई बिजली गिरी। ऐसा बिजली नहीं, वो जो आसमान में बादल आपस में कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, भगदड़ मची है, आया रे आया तूफान आया, तो कोई बादल इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, बीच में मुक्कालात गुस्से चल रहे हैं, उनके बीच में घर्षण होता है, और उस घर्षण के कारण चार्ज का इधर उधर लेन देन होता है। और वहां पे इतना सारा चार्ज, जब वो बादल झेल नहीं पाते हैं तो कहते हैं हेलो जी पृथ्वीवासियों, तुम्हारे को हम चार्ज दे रहे हैं, लेते जाओ। फिर वो चार्ज सीधा ग्राउंड पे आके गिरता है। बिजली ग्राउंड पे गिरती है, आपको लगता है आसमान में, अरे ना ना, वो आसमान में जो बिजली कड़क रही है वो आवेशों का घर्षण है। और वो चार्ज जब बहुत ज्यादा वहां पे इकट्ठा एक जगह हो गया टकरा टकरा के, तो फिर वो ग्राउंड में जाता है। और जो उसके रास्ते के बीच में आ गया, जैसे पेड़ आ गया, पेड़ तो गया खत्म, कोई गाड़ी आ गई गया खत्म, कोई इंसान आ गया, कोई जानवर आ गया, बचने वाला नहीं। इतना सारा चार्ज उसकी बॉडी से ग्राउंड में जाएगा। इसलिए बड़े बड़ी जो बिल्डिंगें होती है उन पे कॉपर का वो स्टैंड लगाया जाता है, टावर लगाया जाता है ऊपर, ताकि कोई बिजली अगर उस बिल्डिंग पे गिरे तो वह कॉपर का तार उस चार्ज को सीधा ग्राउंड में पहुंचा दे और अपनी बिल्डिंग बच जाए। ऐसा करते हैं, अगर आपको पता हो तो। वो कॉपर का वायर छत पे लगाते हैं ना, ऊपरी ऊपरी टेरिस पे, वो इसीलिए लगाते हैं, कॉपर का बड़ा सरिया लगा देते वहां पे। दूसरा देखो, सूखे बालों में कंघी घुमाने से वह आवेशित हो जाती है और इस पे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। बचपन की यादें ताजा कर लो, कंघा घुमाओ, कागज के टुकड़े काटो और ये करके देखो, उस पे कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। यस और नो? ये आपके फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा आता है स्थिर विद्युत प्रेरण यानी इंडक्शन के द्वारा। जब किसी चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, जैसे मान लो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और इसके पास ये न्यूट्रल है, उदासीन है, मतलब जितना पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, एक्स्ट्रा में नहीं है, तो इसमें से चार्ज इसको ट्रांसफर हो गया। तो जब कोई चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेके आते हैं तो उस पे विपरीत नेचर, अपोजिट नेचर का चार्ज जनरेट हो जाता है और इस घटना को हम इंडक्शन कहते हैं, इस घटना को हम प्रेरण कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं, इस घटना को हम प्रेरण कहते हैं। अपने आप चार्ज, एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी, तो एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और इससे हम इंडक्शन यानी प्रेरण के द्वारा चार्जिंग कहते हैं। दूसरा आता है कंडक्शन यानी चालन, चालन के द्वारा। सेम चीज है, घर्षण और चालन में कोई फर्क नहीं है। देखो, चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में, इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें कांटेक्ट नहीं होता है, इसमें कांटेक्ट होता है, लाने पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, इसे हम आवेशन कह सकते हैं, और वो भी बाई कंडक्शन, चालन के द्वारा। सर इनका कोई बहुत बड़ा सवाल बनेगा? नहीं, बहुत बड़ा सवाल बस ये 4 एग्जाम्पल हैं, 2 तो ये और 2 आपके ये एग्जाम्पल। ये 4 एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका जनरेट करते हैं, तैयार करते हैं। जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? फास्ट। यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, ईमानदारी के साथ में, बेहतरीन लेवल पे, जबरदस्त। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर, फास्ट। ओके, अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। शुरुआत में आप मुझे एक सवाल आपसे पूछा था, कमेंट में जवाब दीजिए। अगर कोई चार्ज
अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है यानी उसका वेलोसिटी 0 है, तो बताओ उस चार्ज के चारों ओर क्या जनरेट होगा? उस चार्ज के चारों ओर क्या जनरेट होगा? उस चार्ज के चारों ओर क्या जनरेट होगा? उस चार्ज के चारों ओर जनरेट होगा, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। और इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी हम रेस्ट वाले चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर किसी चार्ज को रेस्ट में रख दिया तो वह अपने चारों ओर क्या बना लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेगा। अपने चारों ओर क्या बना लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेगा। मेरे हिसाब से इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ओके, यस सर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेल स्टडी तो अपन आज की क्लास में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। लास्ट में जल्दीबाजी में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करें तो मजा नहीं आएगा, इसलिए ये टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 12 बजे की जो प्रैक्टिस क्लास है, धमाका होगा, आज तगड़े तगड़े सवाल बनेंगे, मजा आने वाला है। स्पोकन की क्लास, जो बच्चा फेज 2 के लिए तैयारी कर रहा है वो एग्जाम रिटर्न के बाद में फेज 2 की तैयारी करता है, लेकिन फेज 2 में प्रैक्टिस अपन करते हैं। अगर आपको कन्वर्सेशन में लैंग्वेज में चैलेंज है, बेटा स्पोकन की क्लास पहले दिन से जुड़ के तैयारी करना, स्पोकन सीखना, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और ये 15 दिन 20 दिन में नहीं सीखी जाती है, टाइम लगता है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। तो जो बच्चा स्पोकन की क्लास में नहीं जुड़ा, शाम को 6 बजे ये क्लास होती है बेटा, डेली शाम को 6 बजे भारत स्पोकन बैच में, भारत स्पोकन बैच में जरूर जुड़िएगा और हर एक चीज को क्लियर करिएगा। कन्वर्सेशन अपना टॉप पे आपका होना चाहिए ताकि जीडी में कोई बच्चा बाहर ना हो जाए। और भारत लाइव बैच, मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो प्रॉपर तैयारी करना, कोई चीज बचे नहीं, कोई चीज की कमी ना हो, प्रॉपर वो चीजें चले। और ये भारत लाइव बैच में प्रैक्टिस क्लासेज आपकी टॉपिक वाइज हो, मिक्स हो, लेक्चर आपका रिकॉर्डेड वहां पे मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस क्लास मिस मत कर देना, ठीक है? क्लियर है बेटा? ये बड़ी गलती करोगे अगर आप प्रैक्टिस भूल रहे हो तो। और बेटा सेल्फ स्टडी के नाम पे धोखा मत दे देना, एक बार कमेंट में वादा करो। सेल्फ स्टडी यानी रेगुलर हर एक चैप्टर का सीपीपी, चैप्टर प्रैक्टिस पेपर एक्स्ट्रा, वो भी विथ सॉल्यूशन है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। एक सेगमेंट होगा 5-6 चैप्टर का, एसपीपी आपको मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, जो ये क्लास हो रही है ना ये वाली, इसके सारे कॉन्सेप्ट नोट्स आपको नोट्स बैच में मिल जाएंगे। तो जो टाइम आप उसको मेहंदी बनाने में खर्च कर रहे हो, उसका 20% टाइम लगेगा, 20 मिनट मान के चलिए। 20 मिनट में आप नोट्स को रिवाइज करके याद कर लोगे। मुद्दा दिमाग में छापने का है, कॉपी में नहीं। पेपर में दिमाग जाएगा, कॉपी नहीं। बार बार आपको कह रहा हूं, रेगुलर आपको रिवीजन करना है, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना है, मिक्स मॉक टेस्ट लगाना है। ये भारत बैच, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का नोट्स बैच, सेल्फ स्टडी का, और एनडीए सीडीएस वाले बच्चे हैं वो प्रज्ञान लाइव बैच में लाइव क्लासेज के लिए, और नोट्स बैच में नोट्स रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए जुड़ेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन बेटा एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं यार, सिलेक्शन के लिए रेगुलरिटी जरूरी है, मानते हो? सिलेक्शन के लिए रेगुलरिटी जरूरी है, मानते हो? अगर हां तो बेटा वो रेगुलरिटी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। उसमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेहनत करने से काम नहीं चलेगा। अभी मेरे जस्ट बाद में मैथ्स की जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लास मुकेश सर की आने वाली है, और उस कॉन्सेप्ट क्लास को आप क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे 11 बजे, उसके बाद में 1 बजे उनका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा। तो 11 बजे जो कॉन्सेप्ट आपने मैथ्स में सीखे हैं उनका प्रैक्टिस फिर आप 1 बजे करेंगे। जैसे फिजिक्स में 10 बजे आप कॉन्सेप्ट सीखते हो और 12 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हो, वैसे मैथ्स में 11 बजे आपको कॉन्सेप्ट करके 1 बजे आपको प्रैक्टिस करनी है, और सेम 9 बजे आपकी मिक्स प्रैक्टिस होती है। तो ये तीनों क्लास आपकी मैथ्स की, तीनों क्लास आपकी फिजिक्स की, और 3 क्लास आपकी इंग्लिश की, बेहतरीन लेवल पे चीजों को क्लियर करके तैयार आपको करना होगा। ठीक है? क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।
लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद बेटा।